मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म कर क्यों रहा है? क्या ये रिकवर कर सकता है? और कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हमें म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर और इन्वेस्टिंग थीसिस के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके साथ साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, किन के लिए ये भी डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है, करने वाले हो या करने की सोच रहे हो और ओपिनियन नहीं बना पा रहे, तो इस वीडियो के अंदर हम डीप एनालाइज करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड को। मैं अपना क्लियर कट ओपिनियन बताऊंगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, और इस वीडियो के बाद आप खुद के लिए अपना ओपिनियन बिल्ड कर पाओगे। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। प्री 2026 मोतीलाल एज अ एएमसी काफी अच्छा कर रहा था और हर एक टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी के अंदर आपको मोतीलाल ओसवाल के चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, आपको कोई ना कोई म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा था। लेकिन इन 2026 जो मोतीलाल ओसवाल है वो ह्यूज तरीके से अंडर परफॉर्म करने लगता है, और इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं जो कि इसके पोर्टफोलियो के अंदर छुपे हुए थे। अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो म्यूचुअल फंड था, ये एक्चुअली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि इनिशियली ये 16 स्टॉक या फिर 17 स्टॉक जैसा पोर्टफोलियो बिल्ड करते थे और उसी के अंदर इन्वेस्ट करते थे। और जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होते हैं, अगर वो बढ़िया काम कर रहे होते हैं, वो जो स्टॉक्स होते हैं वो अच्छा चलते हैं, तो बहुत तगड़े अल्फा निकल के आते हैं। लेकिन यही चीज यहां पे गलत भी हो जाती है कि अगर वो पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ एनी रीजन टर्बुलेंस से गुजरता है, तो वहां पे एक बड़ा क्रैश देखने को मिलता है। अगर आप इस फंड को कंपेयर करोगे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के साथ, जो कि इसी का कॉम्पिटिटर है, उनके पोर्टफोलियो में 96 स्टॉक देखने को मिलते हैं। मतलब हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का, और वहीं पे ये पूरी तरीके से डिफरेंट है। लेकिन जब पैसा बन रहा होता है, रिटर्न्स बन रहे होते हैं, तो लोगों को थीसिस समझ नहीं आती, क्योंकि रिस्क प्रोफाइलिंग दोनों म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टर्स की डिफरेंट होती है। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का पोर्टफोलियो उनके लिए अच्छा था जो कि कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना चाहते थे, इसी के साथ साथ हाई रिस्की वाला पोर्टफोलियो चाहिए था। और वहीं पे जो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, ये आपको एक डाइवर्सिफाई, एक रिलेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं मोतीलाल ओसवाल से, तो थोड़ा सा कम वॉलेटाइल हमें देखने को मिलता है। और यही चीज आपको बाजार में होते हुए दिखती है। जब मोतीलाल ओसवाल के जो स्टॉक्स थे वो बढ़िया कर रहे थे, तो उस फंड की साइड हर कोई जा रहा था, और एज ऑफ नाउ वो फंड जब स्ट्रगल कर रहा है तो हर कोई बेच के जा रहा है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इस समय पे ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इवन मोतीलाल की पूरी एएमसी के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप मोतीलाल को देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 12% के आसपास आपको क्रैश होता हुआ दिख रहा है। वहीं पे जो इनके एवरेज कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी, कोटक, निप्पॉन इंडिया, ये देख सकते हो एक साल के अंदर ये पॉजिटिव में आ चुके हैं, लेकिन मोतीलाल अभी भी -3% के आसपास है। और यही चीज आपको दिखती है इनके पोर्टफोलियो के अंदर भी। जब आप इनके पोर्टफोलियो को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि पहले 197 नीचे हुआ करता था, कल्याण ज्वेलर्स, परसिस्टेंट सिस्टम, अगर आपको याद होगा तो ऐसा इनका पोर्टफोलियो दिखता था। लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, 197 जिसको हम पेटीएम कहते हैं, उसके अंदर इन्होंने रिसेंटली पोजीशन बिल्ड करी है। तो 197 ने लास्ट एक साल में अब रिसेंट रिकवरी दिखाई है। मतलब इससे पहले लास्ट 5 साल के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ गिर रहा था, अब रिकवरी दिखा दी है इसने। ठीक है, तो क्या है कि इनके पोर्टफोलियो के लिए अब ये धीरे धीरे अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग जो स्टॉक है, मतलब टॉप होल्डिंग जो है वो 197 की, और वो रिकवर कर रहा है। पोर्टफोलियो में एक एक्स्ट्रा अल्फा आएगा। कल्याण ज्वेलर्स की भी अगर हम बात कर ले तो देखो, कल्याण ज्वेलर्स जो लास्ट एक साल की उसकी परफॉर्मेंस रही है, सिर्फ और सिर्फ गिर रहा था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गिर रहा था। अब ऑल ऑफ द सडन कुछ टाइम में 50% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिली है, लेस देन अ मंथ के अंदर। ठीक है, क्यों आई है ये रिकवरी आपको भी पता है। जब ओवरसोल्ड जोन के अंदर स्टॉक्स चले जाते हैं तो रिकवरी आती है, फिर कुछ टाइम के अंदर गिर सकता है। इट्स टोटली नॉर्मल। अगर आप और देखोगे, जैसे कोफोर्ज हो गया, कोफोर्ज के साथ भी आपको क्या देखने को मिल रहा था, कोफोर्ज के अंदर भी लास्ट एक साल के अंदर दबा करके सेल ऑफ देखने को मिला आपको। अब रिसेंटली रिकवरी आ रही है। इसी तरीके से आप जैसे जैसे इनके स्टॉक्स की पोर्टफोलियो देखोगे, तो स्टॉक के पोर्टफोलियो के अंदर आपको यही चीज दिखेगी कि जो कंपनी है, उनकी जो होल्डिंग के अंदर स्टॉक्स थे वो इतने ज्यादा गिर गए थे। मतलब सोचो, अप टू 50% के आसपास इनके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स थे वो गिर गए थे। जब हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड होता है एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, फंड मैनेजर का काम है करना, नहीं, फंड मैनेजर का काम है पोर्टफोलियो को डायनेमिकली चेंज करना। लेकिन पैसा तो आप ही का जा रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपका पैसा कहां जा रहा है, क्या वो पोर्टफोलियो आपकी रिस्क एपेटाइट, आपकी इन्वेस्टिंग थीसिस के अकॉर्डिंग ठीक है या फिर नहीं है। अगर ठीक होता है देन इट्स गुड,
गुड, अगर ठीक नहीं है तो आपको वो पोर्टफोलियो नहीं लेना चाहिए। तो अगर कोई कहता है कि यार म्यूचुअल फंड सिर्फ पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, नहीं, इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड जब अंडर परफॉर्म करता है तो कितना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आता है। तो इसलिए खरीदने से पहले हमें ये सारी चीजें देखनी होती है। अब इन्होंने पोर्टफोलियो के अंदर तो मेजर चेंजेस आपको करते हुए दिखे, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड की जगह डाइवर्सिफाई इन्होंने पोर्टफोलियो कर लिया है अपना। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं लास्ट एक साल में, तो आप देख सकते हो, तो देखो दिसंबर के बाद से क्या हो, दिसंबर के बाद से ये ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस में चला गया और अब रिकवर कर रहा है, क्योंकि स्टॉक्स अब इन्होंने अच्छे पोर्टफोलियो में डाले और वो स्टॉक भी रिकवर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टूट चुके थे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो इसके अंदर या फिर सोच रहे हो करने की, कि जो मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर है ना, वो मेजर तरीके से चेंज हो चुके हैं। पहले ये फंड कैसे काम करता था इसको समझो। जो ओल्ड फंड मैनेजमेंट था प्री 2026, इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड और इंडिविजुअल लेड होता था, मतलब एक बंदा है जो कि म्यूचुअल फंड को देख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो फेस था वो कौन था, निखित शाह उसके फेस थे। पोर्टफोलियो कैसा था, अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड, 18 से 22 स्टॉक रखते थे, अपॉर्चुनिस्टिक होते थे और मोमेंटम हैवी होती थे, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम तब तक चल रहा था, इनका ये चीज काफी बढ़िया काम कर रही थी। अगर हम करंट मैनेजमेंट की बात करेंगे जो कि 2026 के अंदर है, तो देखो कोर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका है, अब इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, मतलब मल्टीपल फंड मैनेजर यहां पे लेके आ गए हैं, पहले से ह्यूज चेंज है ये। अब टीम अप्रोच पे काम करते हैं, पहले क्या है, निकेश शाह ने बोल दिया ये लेना ये बेचना, वैसे कर लिया। अब क्या है, आपको ये 3 फंड मैनेजर मिल करके डिसीजन लेते हुए दिखेंगे। अब जो पोर्टफोलियो है इसको डाइवर्सिफाई भी कर दिया गया, मॉडरेट डाइवर्सिफाई है, पहले 22 स्टॉक थे, अब 26 स्टॉक और उससे ज्यादा होंगे, और स्केलेबल लार्ज कॉर्पोरेट्स की ये बात करने वाले हैं, जो कि पहले मोमेंटम हैवी होता था। जब भी म्यूचुअल फंड टूटता है तो ऐसे ही होता है, क्यों होता है आगे बताऊंगा। जो अभी तक आपने देखा 2026 से पहले, वो एक अलग म्यूचुअल फंड था, माना जा सकता है मैनेजमेंट लेवल पे ना, जब भी कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होता है तो कंपनी की परफॉर्मेंस चेंज होती है। इसी तरीके से जब म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट चेंज होता है तो म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस होती है वो चेंज होती है। अब जो यहाँ पे निखित शाह थे वो सीआईओ के लेवल पर शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब अब मैनेजमेंट लेवल पे जा चुके हैं। फंड मैनेजमेंट वो नहीं करेंगे, उनके अंडर लोग आएंगे वो करेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा था इसको समझो। म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटर्न बन रहे थे, सारे के सारे ग्रो घुसने की कोशिश कर रहे थे, म्यूचुअल फंड गिरना शुरू हुआ, सब निकलने की कोशिश कर रहे थे, एएमसी शूट हुई, नीचे गिर गई। कैसे, जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ यहां पे देखने को मिला। अब जब ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो मोतीलाल ओसवाल एज अ एएमसी बहुत छोटी थी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल एएमसी की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी, जिस वजह से इस म्यूचुअल फंड के अंदर काफी मेजर इनफ्लो देखने को मिला। अब जब इन्हें ये चीज समझ आई कि भाई इनफ्लो आ गया, कॉर्पस बड़ा हो गया है, अब जो एएमसी है वो बड़ी हो रही है, एयूएम साइज भी बड़ा हो रहा है, तो इन्होंने पूरी की पूरी टीम मैनेजमेंट लगा दी इसके अंदर। अब कुछ फंड मैनेजर पहले भी थे तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मेजर चेंजेस हो चुके हैं। अब आने वाले 6 महीने 7 महीने में ये पता चलेगा कि फंड मैनेजर कैसा काम कर पा रहे हैं, पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये जैसे पहले परफॉर्म कर पा रहा था वैसा कर पाएगा। पर्सनली मुझे लगता है कि पहले जैसे परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी, क्योंकि ऑब्वियसली पहले की परफॉर्मेंस क्यों थी, क्योंकि 16 स्टॉक थे, अब 16 स्टॉक के अंदर पैसा जा रहा है, तो 16 स्टॉक में से अगर मेजॉरिटी मान लो 8 से 10 स्टॉक अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, हैवी अमाउंट आपको उन कंपनीज में लगा होता है। अब डाइवर्सिफाई कर दिया आपने, 26 कंपनीज के अंदर पैसा डाल दिया, तो क्या होगा कि भाई मेजर कंपनी मतलब 15 16 20 कंपनियों को अच्छा करना पड़ेगा साथ साथ, तभी आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। अदरवाइज 15 ऊपर गई 10 नीचे चली गई तो पोर्टफोलियो नेट ज्यादा नहीं गिरता। हाँ, इससे रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, पहले जितना ज्यादा रिस्क था उससे रिस्क रिड्यूस होगा, स्लाइटली रिड्यूस होगा, बट हाँ रिड्यूस होगा। लेकिन क्या है, अल्फा भी यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, फॉर श्योर यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, जो पहला वाला था वैसा नहीं आएगा। अब क्या है कि ये जो म्यूचुअल फंड है, पर्सनली मेरा मानना यह है कि अब जो मॉडरेट रिस्क के इन्वेस्टर हुआ करते थे, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं जाना चाहते थे, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। पोर्टफोलियो जो करंट बना हुआ है एज ऑफ नाउ मार्केट कंडीशन के हिसाब से, ऑलरेडी ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो 30 40 50% क्रैश हो चुके हैं, अब रिकवरी फेस के अंदर जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल से अब कोई अगर एसआईपी कर रहा है या स्टेप अप एसआईपी करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, तो मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड एक स्टेप अप एसआईपी के जो मोड होते हैं उसमें आ जाता है। पोर्टफोलियो जो है वो अब रिकवरी फेस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं, मैं आपको अपना क्लियरली पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं, किन के लिए ये है, किन के लिए नहीं है, और किन को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। देखो, किन को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, अगर आपको वोलेटिलिटी से डर लगता है बिल्कुल मत देखो, ये म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल होने वाला है। अगर आपको एक वेल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो चाहिए तो भी ये म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि 26-30 स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने बताया निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 96 स्टॉक्स हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन अभी भी 1/3 है अगर हम बात करें इन निपॉन इंडिया के ग्रोथ फंड से, तो इसी वजह से वॉलेटाइल उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। हाँ, अल्फा भी निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड से, शॉर्ट टर्म इवन लॉन्ग टर्म के अंदर। अब बात करें कि किन के लिए बेस्ट होने वाला है, मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड बेट चाहते हैं, क्योंकि 22-23 स्टॉक्स
कॉन्सेंट्रेटेड बेट के लिए मेरे ख्याल से आज भी ठीक है, क्योंकि एयूएम साइज इतना बड़ा होता है, इससे कम स्टॉक्स के साथ इतना बड़ा एयूएम मैनेज करना वैसे ही मुश्किल होता है। अपने आप में भी 26-28 स्टॉक्स जो हैं एयूएम के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, ये सही है। सो कॉन्सेंट्रेटेड हाई रिस्क, स्लाइटली हाई रिस्क मिड कैप कैटेगरी में किसी को चाहिए तो मेरे हिसाब से ये म्यूचुअल फंड आज भी अच्छा होने वाला है। तो अगर मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दूं तो भाई मेरे पोर्टफोलियो में है, जब ये गिरा था मैं तब भी एसआईपी कर रहा था, आज जब ये रिकवर कर रहा है मैं तब भी एसआईपी कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस म्यूचुअल फंड को 8 साल 9 साल 10 साल के लिए होल्ड करा हुआ है। और 8 साल 9 साल 10 साल के अंदर अगर ये लगेगा कि भाई खराब हो गया तो बेच दूंगा। मैं ऑब्वियसली इसको देखूंगा अगले 6 महीने साल भर के अंदर कैसा परफॉर्म करता है। हर मंथली लेवल पर मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगा कि कैसा परफॉर्म करा लास्ट एक मंथ के अंदर। उसके बेसिस पे अगर ये फिर भी अंडर परफॉर्म करता है तो बेच दूंगा। बट मेरे हिसाब से रिकवरी अच्छी हुई है, सॉलिड हुई है। मैनेजमेंट की जो नई टीम बनी है वो भी अच्छी बनी है। मैं एटलीस्ट 6 महीने देखना चाहूंगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई दूसरा फंड दिखता भी नहीं है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मेरे पास ऑलरेडी है, मोतीलाल ऑलरेडी है। अगर आपको क्वांट पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट यस, नेट देखा जाए तो म्यूचुअल फंड अच्छा है, फंड मैनेजर चेन है, तो मेरा ओपिनियन है कि हाँ, इसको होल्ड किया जा सकता है स्टेप अप एसआईपी के लिए। ये म्यूचुअल फंड एज ऑफ नाउ अच्छा लग रहा है। फंड के लेवल पे अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट ग्रोथ स्लो होगी, पहले जैसी नहीं रहेगी, और फंड मैनेजर चेंज हुए तो ये ट्रैक करना पड़ेगा हमें 2 से 3 महीने तक कि क्या रहता है। बट यस, एज ऑफ नाउ पुराने इन्वेस्टर हो तो मेरे ख्याल से एसआईपी करते रहना चाहिए, रुकने का कोई फायदा नहीं होने वाला। और हाँ, ऑब्वियसली कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड एडवाइजर से आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।